स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो भारत में तंबाकू की खेती अकबर के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। और यहाँ पर एक चीज़ और जानते रहिए, ये तंबाकू किस देश से लाया गया था? तो ये तंबाकू पुर्तगाल से लाया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू लाया गया था और अकबर के शासनकाल में सबसे पहले तंबाकू की खेती भारत में प्रारंभ हुई थी। तो ये सारे आपके वन लाइनर प्रश्न हैं, इसको हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये सारे प्रश्न आपके किसी ना किसी परीक्षा में आ चुके हैं, तो इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, ये सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। जो आपकी वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी है, उसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 का जो विद्रोह था वो किस प्रकार का विद्रोह था? तो 1857 का जो विद्रोह था उसे सैन्य विद्रोह माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में जो भाषाएं होती हैं उनको हम लोग द्रविड़ भाषा के नाम से जानते हैं। आपकी मराठी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, ये सारी भाषाएं द्रविड़ भाषाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो साउथ इंडिया की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा के रूप में जानी जाती हैं। और इस द्रविड़ भाषा की जो उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति मराठी भाषा से मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, द्रविड़ भाषाओं के समूह में साउथ इंडिया की सारी भाषाएं आती हैं, वो इसकी उत्पत्ति मराठी भाषा से मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 5 पांडवों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसमें से एक कौन थे? अर्जुन थे। और अर्जुन का दूसरा नाम क्या था? तो अर्जुन का दूसरा नाम फाल्गुन था। तो अर्जुन को हम लोग फाल्गुन के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को भी आप जानते रहिएगा। शक संवत भारत में कौन सा संवत मतलब प्रयोग किया जाता है? तो शक संवत प्रयोग किया जाता है। ये ईसा से कितने वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था? तो शक संवत ईसा से 78 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था। हम लोग जो अंग्रेजी कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम लोग कहते हैं, उसके हिसाब से अभी 2021 चल रहा है, यानी कि हमारा जो शक संवत है ये इससे 78 वर्ष आगे है। तो हमारा शक संवत इस अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष आगे है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पहले हमारा शक संवत स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता का क्या नाम है? तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, शिवाजी के पिता कौन है? शाहजी हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शिवाजी की माता कौन है? अगर आपको इनका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिवाजी की माता का क्या नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन से स्टार्ट हुआ था? तो कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन से स्टार्ट हुआ था। मुंबई में किस मैदान से स्टार्ट हुआ था? तो ग्वालियर टैंक नाम का एक मैदान है बम्बई में, वहाँ से ये स्टार्ट किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की मुंबई अधिवेशन में और ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट किया गया था। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके देश में 3 जगह हैं जिसका नाम है गोवा, दमन और दीव। गोवा और दमन और दीव पर किसका अधिकार था, यानी किसके उपनिवेश थे? तो गोवा, दमन और दीव ये पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने उड़ीसा राज्य को जीता था। तो अकबर ने कौन सा राज्य जीता था? उड़ीसा राज्य जीता था। तो उड़ीसा का राजा कौन था? तो उड़ीसा का जो शासक था, राजा था, उसका नाम था निसार खां। तो अकबर ने निसार खां को हराकर उड़ीसा पर को जीता था। ठीक है, इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। अकबर ने किसको हराया था? निसार खां को। निसार खां कहाँ का राजा था? उड़ीसा का राजा था। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो आपको पता होना चाहिए, आज़ादी के समय पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित था। एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1971 में। इसी 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया था। आगे बढ़ते हैं। चरक कौन थे? तो चरक एक बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे, आयुर्वेद के बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है चरक। आगे बढ़ते हैं।
आठवीं शताब्दी, सॉरी 6वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी, यानी कि लगभग ये 200-300 जो वर्षों का समय है, 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक मंदिर निर्माण के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? तो मंदिर निर्माण के लिए दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य ये राजवंश प्रसिद्ध हैं, और इनका टाइम पीरियड क्या है? 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के लिए। तो जब भी मंदिर निर्माण की बात आए तो वहाँ पल्लव और चालुक्य पर आप निशान लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का ऐसा कौन सा मंदिर है जो बालू के नीचे दब गया है? तो शिवाजी का नंज नगड़ू मंदिर है शिवाजी के द्वारा बनाया गया, जो कि बालू के नीचे दब गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों के अध्यक्ष कौन हैं? तो आरंभिक वर्षों के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर ये प्रश्न पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ऑप्शन पर आधारित है। आपके परीक्षा में किसी परीक्षा में पूछा गया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों के अध्यक्ष कौन हैं, और 4 विकल्प दिए गए होंगे। उसमें से जो 3 विकल्प रहे होंगे वो बाद वाले अध्यक्ष रहे होंगे, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद हैं या फिर सरोजिनी नायडू हैं, ये सब रहे होंगे। उसमें प्रारंभिक वर्षों में दादा भाई नौरोजी रहा होगा। इस प्रकार उस ऑप्शन के हिसाब से दादा भाई नौरोजी आपका सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके आरंभिक वर्षों में बहुत सारे अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसमें से दादा भाई नौरोजी एक थे। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? तो ब्लैक पैगोडा जानते रहिएगा आपके कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? कोणार्क में है। आगे बढ़ते हैं। एक शहर का नाम है जिसे हम लोग सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को को हम लोग सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। तो लिखा है, वह रोमन सम्राट ऑगस्टन की भांति सावधान था, वह औरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन बहलोल लोदी के लिए कहा गया है। तो बहलोल लोदी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाते हैं कि एक कथन दे दिया जाता है और उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे कि अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। अगले प्रश्न में लिखा गया है, वह देश में स्त्रियों के अधिकार के सर्वप्रथम प्रवक्ता थे, वे स्वयं जमींदार थे। उन्होंने सरकार को लिखा था कि किसानों से जमींदार इतने से अधिक न वसूलें। वे स्वयं ब्राह्मण थे, किंतु जाति प्रथा के अत्याचार के विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था और पाने के लिए संवैधानिक आंदोलन करने की सलाह दिया था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो कथन है वो राजा राम मोहन रॉय से संबंधित हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने अपने जीवन काल में ये सारे काम किए थे जो आपके ऊपर कथन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। तो 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तो भारत के शिक्षित और मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। ये बहुत सारे उपन्यासों इतिहासकारों के माध्यम से बताया गया है कि 1857 की क्रांति में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए थे? तो अंग्रेज़ों का एक प्रमुख नियम होते हैं, एक संधि होती है जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, और ये जॉन सेकंड के शासनकाल पर इसमें हस्ताक्षर हुआ था। तो मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किसके शासनकाल में हुए थे? जॉन सेकंड के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध है भारतीय इतिहास में। ये 1557 में लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण उपासना था। तो इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि वैदिक धर्म में जो उपासना यानी पूजा पद्धति का प्रमुख लक्षण क्या था? तो ये प्रकृतिवाद इसका प्रमुख लक्षण था, यानी प्रकृति की पूजा हुआ करती थी। तो वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा हुआ करती थी, ये उनकी पूजा पद्धति का प्रमुख लक्षण हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध राजा थे जिसका नाम है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? कन्नौज। तो जो राजधानी होगी वही सबसे महत्वपूर्ण शहर होगा। तो इस प्रकार हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध
की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, ये सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनको आप याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई, कहाँ पर हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। वर्धा आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित है? तो वर्धा आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित है? महात्मा गांधी संबंधित हैं। तो वर्धा आंदोलन, महात्मा गांधी, ये दोनों कॉम्बिनेशन को आप याद रखिएगा। गायकवाड़ एक राजवंश है। गायकवाड़, ये गायकवाड़ जो राजवंश है ये कहाँ के राजा थे? तो ये बड़ौदा के राजा थे। बड़ौदा वर्तमान समय में कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गायकवाड़ एक राजवंश है, ये कहाँ के राजा थे? बड़ौदा के राजा थे, जो कि वर्तमान समय में कहाँ पर है? गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब के जन्म दिन को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद के रूप में मनाया जाता है, जिसका पूरा नाम है ईद ए मिलाद उल नबी। तो ईद आ मिलाद उल नबी के रूप में हम लोग मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे पुरातन मतलब होता है सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय से हमें प्राप्त होते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय से भारतीय विश्वविद्यालय के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज का अपना आखिरी प्रश्न करते हैं। फ्रांस की क्रांति के बाद एक प्रसिद्ध नेता के रूप में कौन उभर के आया था? तो फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर के आया था। नाम याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, ये फ्रांस से संबंधित है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।